भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है, मेरे पास जो अभी पैनल फाइल है उसमें सारे जो भारत के जितने भी संविधान में अनुच्छेद हैं वो सब की सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, हम देखते जाएंगे, जो महत्वपूर्ण होगा उसके ऊपर स्टार आपको लगाते जाना है। ठीक है, देखिएगा भारत का संविधान आर्टिकल्स की बात दोस्तों हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भाग जो एक है हमारा वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग एक का नाम है। मतलब हमारे देश का नाम क्या है, राज्यों का नाम क्या है और ये जो क्षेत्र का नाम क्या होगा उसके बारे में जो है यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, जो आर्टिकल एक है दोस्तों आपके, उसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन जो है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके लिखा हुआ है। आपने वो लाइन सुनी होगी कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, दोस्तों आपने लाइन सुनी होगी कि इंडिया जो कि भारत है, क्या इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का संघ होगा। यह लाइन कहां पर लिख रही है, यह लाइन हमारे आर्टिकल एक में लिख रही है। मतलब इंडिया वर्ड और भारत वर्ड जो है वो संविधान में उपयोग हुआ है, हिंदुस्तान वर्ड का यूज संविधान के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 जो है, नए राज्यों का जो प्रवेश है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, तो नए राज्य का जो प्रवेश है वो किसके अंदर है, आपके आर्टिकल नंबर 2 में लिखा हुआ है। इसी आर्टिकल में हमने सिक्किम जो है उसको शामिल किया था भारत के अंदर, उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है नए राज्यों जो है उसका निर्माण, फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर तो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट है ना, यहाँ है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। दो राज्यों की सीमा में चेंज करना हो और राज्यों के नाम में चेंज करना हो तो सब कुछ जो है वो यहीं पर होता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम में जो परिवर्तन है उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 3 में है। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आपके आर्टिकल नंबर 3 में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाग एक का जो आर्टिकल नंबर 4 है वो आपके अंतिम आर्टिकल है भाग एक का, और उस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अनुसूची 2 सॉरी आपके मतलब जो आपके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 आपके, ये सारी पावर किसके हाथ में होंगी, पार्लियामेंट के हाथ में होंगी। यह बात आपकी यहाँ पर आर्टिकल नंबर 4 के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां जो है वो आर्टिकल नंबर 4 में, ये आर्टिकल 1 से 4 तक आपके सामने। ठीक है, इसके बाद भाग 2 आता है। ठीक है, भाग 2 के अंदर सिटीजनशिप जो है, जो नागरिकता है उसके बारे में उल्लेख किया गया। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 जो है इसका जिक्र किया गया दोस्तों ना। आर्टिकल 5 की बात दोस्तों करता हूं आपके, तो संविधान जब लागू हुआ हमारे यहाँ पर उस समय जो है भारत में सिटीजनशिप जो थी उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता है दोस्तों उसके बारे में उल्लेख है। आप जानते हो दोस्तों संविधान आपके लागू तो 26 जनवरी को हुआ है, लेकिन संविधान के कुछ भाग जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे आपके। उसमें से एक भाग कौन सा है, सिटीजनशिप भी आपकी उसी आपकी तारीख को लागू हो गया दोस्तों ना। पाकिस्तान से भारत को आर्टिकल 6 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आए उनका जिक्र कहां पर, आर्टिकल नंबर 6 में। ठीक है, तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के सिटीजनशिप के जो अधिकार दोस्तों आपके वो आर्टिकल नंबर 6 के अंदर लिखे हुए हैं। जो माइग्रेट हुए कहां से, पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट हुए, उनके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 6 में दोस्तों ना। आर्टिकल 7 दोस्तों आपके पाकिस्तान को दोस्तों माइग्रेट हुए, भारत से पाकिस्तान को जो माइग्रेट हुए उनके बारे में, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के सिटीजनशिप का अधिकार जो है वो यहाँ पर किया गया दोस्तों ना। आर्टिकल 208 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों दोस्तों आपके, भारत के बाहर जो रहते हैं दोस्तों आपके, जिनको इंडियन आपके ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए आपकी बात आर्टिकल नंबर 8 में लिख रही है दोस्तों ना। आर्टिकल 9 में दोस्तों मान लो किसी भारत के नागरिक ने किसी अन्य देश की सिटीजनशिप ग्रहण कर ली है तो हमारे यहाँ से अपने आप जो है उसकी सिटीजनशिप समाप्त कर दी जाएगी। ये बात आर्टिकल नंबर 9 में लिख रही है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, मतलब हमारे यहाँ पर वो नागरिक नहीं रहेगा। ये आर्टिकल नंबर 9 में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या बोलता है, सिटीजनशिप दोस्तों आपकी इसके जो अधिकारों हैं इनका बना रहना जो है ये आर्टिकल 10 में। ठीक है, सिटीजनशिप के जो अधिकार है वो बने रहेंगे और ये अधिकार तय कौन करेगा, आपके पार्लियामेंट करने वाला। ये बात कहां पर, आर्टिकल नंबर 11 में। ठीक है, भाग 1 का अंतिम आर्टिकल संसद को पावर देता है, भाग 2 का अंतिम आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है, भाग 3 फंडामेंटल राइट का भी जो अंतिम आर्टिकल है वो भी आपके पार्लियामेंट को ही पावर देगा। ठीक है, संसद द्वारा सिटीजनशिप के अधिकार का दोस्तों विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा और इसी के लिए आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपके 1955 बनाया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो
तो ये आपके भाग 2 हो गए ना। इसके बाद दोस्तों भाग 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 एक बड़ा महत्वपूर्ण आपके पार्ट है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का जिक्र इसके अंदर किया गया। फंडामेंटल राइट, देखिए आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इस पूरे को पढ़ाना है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, अपने कान से आपको सारी बातें सुननी है और कोई भी फालतू का कमेंट नहीं करना है ना, क्योंकि इस क्लास को सोचिए आप बाद में लोग देखेंगे तो मैं चाहता हूं कि उनको लगना चाहिए कि आपके समय का मैंने हर सेकंड का उपयोग किया है ना। भाग 3 देखिएगा, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल 12 से 35 जो है आपके भाग 3 के अंदर किया गया है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 12 में डेफिनेशन जो परिभाषा है इसकी बात आपके आर्टिकल नंबर 12 के अंदर की गई है ना। आर्टिकल 213 जो है आपके सो मौलिक अधिकारों से दोस्तों असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कानून, ठीक है। कोई दोस्तों कानून पार्लियामेंट ने बनाया, कोई अधिनियम पार्लियामेंट ने बनाया और वो अधिनियम फंडामेंटल राइट जो है उसको कम करने वाला कानून है या फिर उसके अपोजिट कानून है, तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये बात कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लिखी हुई है। और यही दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं आपकी, इसी को हम बाद में न्यायिक पुनरावलोकन जो शक्ति है आपकी वो भी कहते हैं, वो भी आपकी यहीं पर आपकी जिक्र है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों आपकी वो भी आपकी यहीं पर है। बाकी कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों के असंगत है तो उसको समाप्त करने की पावर जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वलिटी, समता का जो हमारा पहला मौलिक अधिकार संविधान में दिया गया है वो है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। क्षमता का अधिकार है, उसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल उसमें शामिल है दोस्तों ना। ये 5 आर्टिकल उसमें शामिल है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 14 पूछूं आपसे, यह क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष सभी लोग जो है समान होंगे, ये आपके आर्टिकल 14 बोलता है। कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, ये आर्टिकल नंबर 14 कहता है दोस्तों ना। आर्टिकल 15 क्या बोलता है आपके, किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस आधार पर विभेद या फिर किस आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन आपकी वो नहीं होगा। तो इसमें 5 आधार दिए गए दोस्तों ना, रिलीजन धर्म, रेस आपके मूलवंश, कास्ट जाति, सेक्स आपके लिंग और प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म स्थान। इस आधार पर कोई भी शैक्षणिक संस्थान है वहां पर प्रवेश के अंदर भेदभाव नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 15 में ये लिखा है। आर्टिकल 216 जो है आपकी, इसमें क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है सो आपके दोस्तों आप जो पढ़ते हो ना कि सरकारी नौकरी में जो आरक्षण आपके, देखो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करना है आपको, वहां पर जो आरक्षण है वो किसके अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर, ठीक है। इसी में दोस्तों आपके 15/6 शामिल हुआ था, जिसमें ईडब्ल्यूएस जो है उसको 10% आरक्षण दिया गया था। ये भी आपको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है। वही दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाला यहाँ पर भी शामिल हुआ था, 16 के अंदर भी शामिल हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 16 जो आपके गवर्नमेंट जॉब है उसमें रिजर्वेशन की बात आपके आर्टिकल नंबर 16(4) जो है 16 का जो सब पार्ट 4 है आपकी उसमें की गई है, ठीक है। तो लोक नियोजन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आपके, उसके विषय में अवसर की समानता होने वाली है, पर दोस्तों कुछ आधार पर यहाँ पर भी आपके अंतर कर सकते हैं, और वही आपका रिजर्वेशन है जो कि 16(4) के अंदर लिखा हुआ है रिजर्वेशन, ठीक है। इसी में आपके ईडब्ल्यूएस वाला भी इसी में भविष्य में शामिल किया गया ना। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता जो है आपके, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 है, ठीक है। अस्पृश्यता छुआछूत का जो अंत है वो आर्टिकल 17 आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत जो है आपके, अबोलिशन ऑफ टाइटल जो है महाराजा धीराज ऐसी जो उपाधि है उनका अंत होगा आर्टिकल 18 के अंदर, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सेना और विद्या जो है इन दोनों में आप उपाधि धारण कर सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो अधिकार आपके आर्टिकल 19, 20, 21, 22 आपके 4 आर्टिकल के अंदर इसका जिक्र किया गया है दोस्तों ना। आर्टिकल 219 जो आप जानते हो, राइट टू एक्सप्रेशन, मतलब एक तो मैं सोचता हूं और एक मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करता हूं, अभिव्यक्त करता हूं दोस्तों, लिख कर करता हूं, सोशल मीडिया पर लिख के करता हूं, मतलब ये मेरा अधिकार है राइट टू एक्सप्रेशन जो है। तो वाक स्वतंत्रता और आदि विषयक पर आपकी जो अधिकार है वो आर्टिकल 219 के अंदर दिए गए। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) पूछूं आपसे,
इसी में जिक्र किसका आपके, इसी में जिक्र किया गया आपके राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार आपके, और आपके हड़ताल जो है करने का मतलब के विरोध करने का जो अधिकार, वो सारी की सारी बात जो है वो यहीं पर लिखी गई है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 20 की बात करूं आपसे, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात आपके आर्टिकल 20 में। ठीक है, मतलब कि दोस्तों प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंस आपके फॉर ऑफेंस। ठीक है, मतलब कि दोस्तों किसी व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, ये बात दोस्तों आर्टिकल 20 के अंदर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आर्टिकल 220 जो है आपके यहीं पर आपके जियोपार्डी, एक ही अपराध के लिए आप किसी को 2 बार दंडित नहीं करोगे, ये इसको बोलते हैं जियोपार्डी। तो दोहरा जो आपके दंड है उससे संरक्षण का अधिकार भी आर्टिकल 20 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21, सबसे बड़ा आर्टिकल आपके 21 ही है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके कानून के आपके प्राण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको बहुत सारे जो अधिकार आप सुनते हो दोस्तों, आपके निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट, पुट्टास्वामी केस में कहा गया था, वो यहीं पर दोस्तों ना पर्याप्त नींद लेने का अधिकार, बाबा रामदेव वाला जो केस था आपके, वो भी यहीं पर दोस्तों दिखा गया आपके। तो ये सारे अधिकार जो मेडिकल आपके जो मेडिकल आपके उसको प्राप्त करने का अधिकार जो है, ये सारी बातें आपके आर्टिकल 21 में, मतलब कि जो अधिकांश जो आपके सुप्रीम कोर्ट जो नए नए फंडामेंटल राइट जोड़ती है संविधान की व्याख्या करने के बाद में, वो अधिकांश आपके आर्टिकल 21 में शामिल होते हैं। इसकी लाइन क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। संविधान दोस्तों अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है ना, अगर व्याख्या करने बैठ जाऊंगा मैं इसकी तो बहुत लंबा टाइम होगा। इस क्लास का उद्देश्य है कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ वो आपको बता दूं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 21 के अंदर ये आर्टिकल 21A आता है, शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, और राइट टू एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। और फिर इसके समक्ष जो है एक हमने अधिनियम पारित कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से आपके लागू हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 222, कुछ दशाओं में दोस्तों गिरफ्तारी और निरोध जो आपके उससे संरक्षण की बात कहां पर दोस्तों आपके, ये आर्टिकल नंबर 22 में। ठीक है दोस्तों, निवारक दोस्तों निरोध आपके, कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है उससे पहले उसको गिरफ्तार करना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव, आपके क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव बोलते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं, कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है उससे पहले गिरफ्तार कर लेना, वो निवारक निरोध होता है। ठीक है, वो सारी बातें भी आर्टिकल नंबर 22 में, कि उन्हें किसी को गिरफ्तार हमने किया है तो क्या सुविधाएं हम उसको देने वाले हैं। रात में गिरफ्तार महिलाओं को नहीं करेंगे, महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला ही चाहिए, वो सारी बातें आपकी यहीं पर लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, आपको एक वकील देना होगा उसको अपनी तरफ से, अपनी बात कहने का अधिकार उसके पास में होगा, ये बातें यहीं पर दोस्तों ना। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो शोषण दोस्तों आपके एक्सप्लोटेशन आपके उसके विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 के अंदर दिया गया है। ये आर्टिकल 23 बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम दोस्तों ना, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग जो है आपके दुर्व्यापार मतलब मानव अंगों की तस्करी करना, मानव अंगों को बेचना, ये जो दुर्व्यापार होता है, जो ट्रैफिकिंग है, इसको रोकना, और बलात्सम मतलब कि जो फोर्स लेबर दोस्तों आपके, इसको रोकना, मतलब कि किसी का पिताजी भी आपकी गुलामी कर रहे थे, नौकरी कर रहे हैं, अब उसका बेटा भी नौकरी करेगा वहीं पर जो है, तो उसे बोलते हैं फोर्स लेबर, मतलब किसी ने उधार लिया हुआ था, अब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो गुलामी करने में लगे हुए, किसी को जबरदस्ती आपके अपने अंदर काम करवाना, वो फोर्स लेबर होता है। ठीक है, तो बलात्श्रम और दुर्व्यापार को रोकने के लिए आर्टिकल नंबर 23 है दोस्तों। इसी में लिखा हुआ है कि वेश्यावृत्ति करना जो है वो अपराध नहीं है। ठीक है, वैश्यावृत्ति करना अपराध नहीं है, वैश्यावृत्ति करवाना अपराध है ना, इसी में लिखा हुआ आर्टिकल 23 में। ठीक है, आर्टिकल 24 दोस्तों, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध ना, जो भी दोस्तों आपके जो भी आपके केमिकल्स वाली फैक्ट्री होती हैं, खतरनाक जो भी आपके कारखाने होते हैं, माइंस जो होती हैं आपकी, उनमें जो बच्चे होंगे उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, ये आपके कहाँ पर लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 24 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, इसका जिक्र आपके 25, 26, 27, 28 इन 4 आर्टिकल में इसका जिक्र है दोस्तों ना। आर्टिकल 25 की बात करूं दोस्तों आपसे, यहाँ पर आर्टिकल 25 जो है आपके वो फ्रीडम ऑफ कंसाइन, सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आपके
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब मैं कोई भी धर्म को मानूं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करूं, मेरा व्यक्तिगत धर्म मैं कोई भी मान लूं, किसी का प्रचार प्रसार करूं, किसी को ना मानूं धर्म को, ये मेरी क्या है, ये मेरी आपके पर्सनल मेरी चॉइस है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मेरे पास है, अंतःकरण की स्वतंत्रता मेरे पास है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये आपके आर्टिकल 25 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की फ्रीडम जो है वो मेरे पास आर्टिकल 25 में है दोस्तों ना। आर्टिकल 26 दोस्तों आपके धार्मिक कार्यों के जो प्रबंधन है आपके, उसकी फ्रीडम मेरे पास 26 में। जगरात्रा करना है उसकी पावर मेरे पास किसके अंदर, 26 में। कोई भी धर्म अपने जो आपके धार्मिक कार्य उनका प्रबंधन कर सकता है, 26 में उसके पास ये पावर दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 27 दोस्तों आपके इसमें क्या है, सो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं लगाएगा दोस्तों ना। किसी दोस्तों आपके फीस लगा सकता है दोस्तों, आप मंदिर में गए, मंदिर के बाहर आपके सूर्य आपके जूते रखने की कोई जगह थी, उसके लिए कोई शुल्क आपसे लिया जाएगा, ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई दोस्तों टैक्स वहां पर नहीं लगे। जैसे तो आपके दोस्तों जैसे पहले दोस्तों जजिया कर लगता था ना आपके, जो गैर मुसलमान थे उनसे एक टैक्स लेते थे, जजिया कर जो है, ऐसा कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, फीस लग सकती है, फाइन लग सकते हैं आपके ऊपर, है ना, आपने कोई नियम का उल्लंघन करा, उसके ऊपर आपके ऊपर फाइन लग गया, जुर्माना लग गया, लग सकता है। कोई फीस आपसे, आपने कोई चीज का उपयोग करा, वहां पर कोई फीस थी वो पे करी आपने और उसका उपयोग करा, वो लग सकता है, पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जजिया कर जैसा कोई टैक्स आपके नहीं लगेगा ना, किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए आ गया ना। आर्टिकल 228 आपके जो शैक्षणिक संस्थान आपके वहां पर धार्मिक जो आपके प्रार्थना है उसका आयोजन नहीं होगा ना। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होना दोस्तों, इसके बारे में फ्रीडम होगी। ठीक है दोस्तों, आपके मतलब कोई भी सरकारी आपके कोई सरकारी फंडेड है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर कोई धार्मिक प्रार्थना का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और हो रहा है तो उसमें उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 29 और 30 की बात करूं, एक अगला अधिकार आपके सामने संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार। ठीक है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट जो है वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों ना। आर्टिकल 229 क्या बोलता है, अल्पसंख्यक सो माइनॉरिटी जो है आपके उन वर्गों के हितों के संरक्षण की बात यहाँ पर आर्टिकल 29 में लिखी हुई है दोस्तों ना। आर्टिकल 30 आपके सो हमारे यहाँ पर दोस्तों माइनॉरिटी आपके दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो लैंग्वेज के आधार पर और एक रिलीजियस के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ पर कोई दोस्तों माइनॉरिटी नहीं है आपके, मतलब हम नहीं रखते। रिलीजियस के आधार पर हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म आपके मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सारे के सारे कौन है, ये माइनॉरिटी आपके ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, उनके हितों की रक्षा करने की बात हमारे यहाँ पर आर्टिकल 29 में दोस्तों ना। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार होगा। ठीक है, कोई माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापना कर सकता है और साथ में उसका प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी कर सकता है, ये भी आपको आर्टिकल 30 में छापना। सो अभी दोस्तों अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जो केस हुआ आपके, वो इसी आर्टिकल के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट वापस रिव्यू कर रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी आपकी यूनिवर्सिटी होगी या नहीं होगी, इसका रिव्यू वापस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आर्टिकल 231 जो है समाप्त हो चुका है, आप जानते हो लोप हो चुका है। संपत्ति का अधिकार इसके अंदर था, जो कि आप जानते हो फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब वो आर्टिकल 301 के अंदर लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों आपके आर्टिकल 31A, 31 के आपके 31 के आपके यहाँ पर चार आर्टिकल 31 वाले लिखे हुए हैं दोस्तों ना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अधिकार। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, आर्टिकल 32 है, और सुप्रीम कोर्ट अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को आपको दिलवाने के लिए गारंटी प्रदान करता है, उसके लिए वो 5 तरह की रिट जो है वो जारी करेगा। ये बात आर्टिकल नंबर 32 में लिखी हुई है। ठीक है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का अधिकार है। आर्टिकल 32A में देखिए, राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना लोप किया गया। तो आपके 32A के अंदर आपके ये जो 32 आर्टिकल है उसमें 5 तरह की रिट आपके सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 तरह की रिट होंगी, सुप्रीम कोर्ट जारी तो करता है, वंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, और आपके इसके अलावा आपके अधिकार परीक्षा,
प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये 5 तरह की रिट आपके सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाने के लिए दिलवाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इसे ही संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 33, 34 और 35, मैंने आपसे कहा था ना कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 का जो अंतिम आर्टिकल है वो संसद को पावर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने मौलिक अधिकार तो दे दिए, अब उन पर कंट्रोल करने की पावर हमारे पास आर्टिकल 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांतर करने के संसद की पावर हमारे पास होगी। ठीक है, तो फोर्स जो आपके तो फोर्स जो हमारे पास होती है, जो भी हमारे पास आर्म फोर्स है आपके, चाहे कोई भी सीएपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आपके जितने भी हैं असम राइफल्स हो, एसएसबी हो, जो भी हमारे पास फोर्स है, उनके मौलिक अधिकार को सीमित कौन कर सकता है? वो आपके पार्लियामेंट कर सकता है। यह आर्टिकल नंबर 33 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 34 जब किसी क्षेत्र में सेना दोस्तों विधि लागू हो, आपके कहीं दोस्तों आपके कहीं पर दोस्तों आपके मार्शल लॉ लागू हो, सैन्य कानून कहीं पर लागू हो, तो वहां पर भी जो वहां के लोग हैं आपके, उनको जो मौलिक अधिकार है वो भी पार्लियामेंट के अनुसार होंगे, उनको कम अधिक पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 35 दोस्तों आपके इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है वो संसद बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भाग 3 था, महत्वपूर्ण भाग था, सबसे बड़े भाग के रूप में था भाग 3 जो आपके सामने, मतलब सबसे महत्वपूर्ण भाग यही था भाग 3। ठीक है, अब दोस्तों भाग 4 की ओर आते हैं। भाग 4 में डीपीएसपी का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व दोस्तों आपके, मतलब राज्य की पॉलिसी कैसे बनेंगी, वो पॉलिसी बनाने वाले जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, उनका जिक्र आपके भाग 4 में किया गया है, डीपीएसपी में किया गया है। ठीक है, हाँ दोस्तों, इनको लागू करना अनिवार्य नहीं है। जैसे मौलिक अधिकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पर ये अधिकार अगर राज्य विकास करता जाता है तो अपने विकास के अनुसार जो है वो इनको लागू करता जाएगा, पर राज्य इनको लागू करवाएगा, ये उसका कार्य होगा। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपकी जिक्र दोस्तों किया गया है। जैसे इसमें आर्टिकल नंबर 44 जिक्र हुआ है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कहा गया कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगा। अभी दोस्तों गोवा के अंदर तो लागू था आपके, अब वो 25 के अंदर कहां पर, उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। ठीक है, तो भविष्य में और भी राज्य उसको लागू करेंगे, पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कि भाई हमारे राज्य में, राजस्थान में क्यों लागू नहीं हो रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये राज्य के विवेक है, वो जब चाहे तब आपके कर सकता है इसको। ठीक है, देखिए आर्टिकल 36 डेफिनेशन के बारे में बात करता है, राज्य की परिभाषा है, जो आर्टिकल 12 में लिख रही है वही आपके आर्टिकल 36 में लिख रही है दोस्तों ना। आर्टिकल 37 ये कहता है कि अगर डीपीएसपी लागू नहीं होते तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट नहीं जाओगे, मतलब ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। आपको ध्यान है ना, आर्टिकल 37 बोलता है कि दोस्तों आपके ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 38 बोलता है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना, राज्य जो स्टेट होगा वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट होगा, ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। कैसा होगा? पब्लिक वेलफेयर स्टेट होने वाला है आर्टिकल 38। तुम्हारे लिखने का इंतजार थोड़ी कर सकता हूं मैं ना, आपको क्लास को देखना है आराम से, बाद में अगर आपको इच्छा हो तो इसको नोट, ये सारी बातें तो कहीं भी लिखी हुई मिल जाएंगी। इस संविधान की तो बात है, मैं बस केवल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ एक क्लास में। आपको इस क्लास को सुनना है बार बार, नोट नहीं करना है। नोट तो आपको कहीं से मिल जाएगा, संविधान जो है ना। तो आर्टिकल 38 आपके लोक कल्याणकारी राज्य की बात, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात आर्टिकल 38 करता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ आपके डीपीएसपी यहाँ पर है, जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये यहीं पर लिखा गया है ना। लेकिन इसमें आर्टिकल 39 ए भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जो पार्ट होंगे वो 39 स्मॉल ए ऐसे लिखे जाएंगे ना, 39 स्मॉल ए, 39 स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ऐसे होंगे। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल ए है आपके, मतलब आर्टिकल 39 जो ए है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखो संविधान में जहां भी आपको कैपिटल वर्ड मिल जाए ना, मतलब वो हमने अमेंडमेंट किया है। आर्टिकल 21 कैपिटल है, वो अमेंडमेंट हुआ है। आर्टिकल 39 कैपिटल है, अमेंडमेंट हुआ। आर्टिकल 338 कैपिटल है, अमेंडमेंट हुआ। 338 कैपिटल भी अमेंडमेंट हुआ है। तो ऐसी आर्टिकल 39 है दोस्तों, अमेंडमेंट है ना, ठीक है, अमेंडमेंट है, जो कि आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड, क्या बोलते हैं इसको? फ्री लीगल एड बोलते हैं, मतलब कि निशुल्क में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी आर्टिकल का देखो
अब ये आर्टिकल संविधान में 1950 के अंदर आ चुका था जब लागू हुआ, ठीक है। पर दोस्तों इसके ऊपर जब एक्शन हुआ आपके वो हुआ 1987 के अंदर, ठीक है। इसी आर्टिकल पर एक कानून बना और उस अधिनियम के द्वारा नालसा की स्थापना होती है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है, नालसा की, है ना। चलिए, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन जो है, फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। देखो ये बात कहाँ पर आर्टिकल 40 में संविधान के समय लिखी हुई, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पर एक्शन कब हुआ आपके 73वां 74वां संविधान संशोधन। तो डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि राज्य भविष्य में क्या क्या करेगा। अब कब करेगा, जब उसकी सुविधा होगी, फैसिलिटी होगी, फंड होंगे उसके पास, तब वो करेगा। आर्टिकल 241 मनरेगा इसी में आता है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये जो काम का जो अधिकार है ना वो आपके डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मनरेगा वाला अधिकार इसी में है ना, आर्टिकल 41 दोस्तों। आर्टिकल 42 में आपके काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता, ये महत्वपूर्ण सवाल सुनो। प्रसूति सहायता कहाँ पर लिखी हुई है, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उस लेबर पेन के दौरान जो उसको सहायता मिलने वाली है आपके, ये सारी कहाँ पर है। मैटरनिटी जो लीफ होगी, रिलीफ होगी, वो आपकी आर्टिकल 42 में महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो आर्टिकल 43 पूछो आपसे, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, जब से मतलब जो कर्मचारी वर्कर्स उनको क्या मजदूरी मिलेगी, इतनी मजदूरी उनको मिल सके जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, ये आर्टिकल 43 में लिखा हुआ है। अब इसी में आपके दोस्तों अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 43A दोस्तों, उद्योग के प्रबंधन का अधिक भाग जो है वो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और महत्वपूर्ण कौन सा है, 43 जो बी है आपकी, ये महत्वपूर्ण है। सहकारी सोसाइटी जो है इसका दोस्तों बात यहाँ पर लिखी हुई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात यहाँ पर लिखी हुई है। और आप जानते हो 97वां संविधान संशोधन है 2011 वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दोस्तों आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ये आर्टिकल 44 में। उत्तराखंड अभी इसको कानून बनाने वाला पहला राज्य इसका लिए हो गया, ठीक है। आर्टिकल 45 जो है 6 वर्ष से कम, ये आयु ध्यान रखना, ठीक है। देखो कभी एग्जाम में 2-4 सवाल तो सीधे आर्टिकल से ही आते हैं ना, तो लिखा हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में, ठीक है। तो 6 वर्ष से कम की बात दोस्तों यहाँ पर हुई है। आर्टिकल 221A जो है आपके, सो आर्टिकल 221A जो है आपके, वहाँ 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की बात की गई है, ठीक है। और जो फ्री आपके जो एजुकेशन है उसकी बात हुई है। यहाँ पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं, बालकों के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध जो है वो आर्टिकल 45। कई बार पूछता है कि आर्टिकल 45 में उम्र सीमा क्या है, आर्टिकल 21A में उम्र सीमा क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 46 पूछूं आपसे, एससी और एसटी जो है अनुसूचित जाति और आपके शेड्यूल्ड आपके ट्राइब, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का अधिकार, ये आर्टिकल 46 में उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 47 बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण, आपके पोषण का अधिकार पूछूं आप सीधा कहां पर है, आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का अधिकार कहां पर है, वो आर्टिकल 47 दोस्तों ना। मद्यपान निषेध पूछूं कहां पर आपके, मतलब कोई दोस्तों कोई राज्य में आप देखना, गुजरात में या सो बिहार में, जहां पर भी आपके दोस्तों लिकर बैन है आपके ना, मद्यपान निषेध आपके शराब बैन है, वो कैसे बैन हुई, तो आर्टिकल 47 में संविधान में लिख के दिया गया है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का अधिकार राज्य के पास होगा और इसके लिए वो आप चाहे तो लिकर को भी बैन कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 48A है ना, ये ए है ना, कैपिटल ए, 48 कैपिटल ए, ठीक है। तो पर्यावरण का संरक्षण जो है और वन्य जीव का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 48 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं, वो आपके पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की रक्षा करने का अधिकार आर्टिकल 48A हो गया ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 49 की बात करते हैं, 49, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है कहाँ पर है, मोनूमेंट जो है उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, ये बात कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 49 जो है। कई बार सवाल पूछता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण कहाँ पर है, हम सोचते हैं कि ये बात कहाँ पर लिख रही है, ये बात हम सोचते हैं मौलिक कर्तव्य में लिखी हुई है, पर ये आर्टिकल नंबर 49 में लिख रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है उनमें शक्तियों का सेपरेशन ऑफ पावर होगा, ये बात आर्टिकल 50 में लिख रही है, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, मतलब कि लड़ाइयां ना हो इनमें आपस में कि मेरी पावर यहाँ तक है, मेरी पावर यहाँ तक है, दोनों का सेपरेशन ऑफ पावर किया गया आपके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। जो कि आप आज भी देखते होंगे कि सरकार कुछ कह देती है फिर न्यायपालिका कुछ और कहती है, तो आपके जो
कोलैप्स होता है उसको रोकने के लिए, है ना। आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति क्या कहती है? भारत की विदेश नीति कहती है कि हम जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करेंगे। ये बात आपके भारत की विदेश नीति में है कि हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हार्मोनी हो, पूरे विश्व के अंदर पीस हो, शांति हो। ये आर्टिकल 51 में। तो ये हमारा डीपीएसपी वाला भाग हो गया, आर्टिकल 51। चलिए अब चलते हैं भाग 5 की ओर, ठीक है। तो भाग 5 संघ कार्यपालिका की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो भाग है संविधान का वो यही वाला भाग है, ठीक है। सबसे बड़ा आर्टिकल आर्टिकल 21 था। सबसे बड़े भाग की बात करूं वो कौन सा आपके, वो भाग 5। इसमें 100 आर्टिकल है। आर्टिकल 51 से आर्टिकल 52 से लेकर 151 जो है वो इसी के अंदर भाग 5 में। मतलब सेंटर के संघ की जो बात हो सकती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, सीएजी, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी बातें कहाँ पर हैं? वो सारी बात यहाँ पर होंगी, ठीक है। देखिए आर्टिकल 52 बड़े ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण भाग है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंदर लिखा हुआ। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति होंगी, एग्जीक्यूटिव पावर होंगी। आर्टिकल 53 जो आप अपॉइंटमेंट की पावर देखते हो ना कि प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, तो जो अपॉइंटमेंट देखते हो, नियुक्ति देखते हो, आपको इसी में आती है, ठीक है। एक राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कमांडर होगा किसका, हमारी सेना का, ये भी आपके 53 के अंदर ही आता है ना। आर्टिकल 54 की बात करूं आपसे तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो आपके कौन कौन भाग लेंगे उसकी बात आपके आर्टिकल 54 में। इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। इलेक्टेड आपके एमएलए, इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, वो सारी बातें यहीं पर। दिल्ली पुदुचेरी भी आपके भाग लेगा। आर्टिकल 55 मैनर क्या होगा, इलेक्शन का मैनर क्या है, रीति क्या होगी, तरीका क्या होगा, तो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, एकल संक्रमणी मत पद्धति होगी, वो 55 के अंदर लिखा हुआ। 56 कार्यकाल क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा ना, तो कार्यकाल के बारे में 56 में लिखा हुआ है, ठीक है। 57 क्या वो री इलेक्ट हो सकता है, तो री इलेक्शन 57 के अंदर लिखा हुआ है। 58 जो है उसकी जो है अर्हताएं, क्वालिफिकेशन की बात आपके 58 के अंदर आपके क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, मतलब कि कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, वो आपके यहाँ पर है। आर्टिकल 59 आपके क्या कंडीशंस है, शर्तें क्या है आपके 59 के अंदर है। 60 में पद की शपथ, देखो अनुसूची नंबर 3 में हमारे पास में शपथ का उल्लेख है, पर वहां 3 पोस्ट नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 7, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 और आपके राज्यपाल के लिए आर्टिकल 159 होगा, ठीक है। आर्टिकल 61 की बात करूं आपसे, इसमें महाभियोग, इम्पीचमेंट वर्ड केवल संविधान में इन्हीं के लिए यूज हुआ है ना, जो इम्पीचमेंट वर्ड है वो केवल इन्हीं के लिए यूज हुआ है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात आपके हटाने की बात जो है वो आर्टिकल 61 में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 262 जो है आपके दोस्तों, अगर दोस्तों मान लो राष्ट्रपति का पद दोस्तों रिक्त हो गया है, उसको भरने का जो समय होगा आपके, उसकी बात है आपके, वो आर्टिकल 62 में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 63 आपके, यहां से उपराष्ट्रपति चालू होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 के अंदर है। आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होगा ना, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा कौन, आपके उपराष्ट्रपति, या आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 65 पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों, आपके 65 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इसका आपके जिक्र जो है आर्टिकल 65 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 66 पूछूं आपसे, इलेक्शन जो निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का, वो आपके आर्टिकल नंबर 66 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल 67 दोस्तों वर्तमान में बड़ा महत्वपूर्ण है, जो उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो वो बात कहां पर है, वो दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति का जो पदावधि है वो कहां पर है, टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल जो है वो आर्टिकल 67 से लिखा हुआ आपके। और दोस्तों 67 भाग 2 जो है आपके पार्ट 2 जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो बात है वो यहाँ पर है। अभी जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ आप जानते हो कि अविश्वास प्रस्ताव पत्र आया था, वो आर्टिकल 62 बी के द्वारा आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 268 की बात करूं आपसे, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है, ठीक है। दोस्तों आर्टिकल 69 पूछूं आपसे, उपराष्ट्रपति शपथ की बात करें, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 मैंने कहा था ना, तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 69 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 70 दोस्तों आपके अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति। मान लो राष्ट्रपति जी की डेथ हो गई है तो वहां पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के जो कार्य होंगे उनका आपके
कार्यवाहक रूप में वहन करेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आर्टिकल 71, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ भी होता है तो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करने वाला, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। ये आर्टिकल आपके 71 में लिखा हुआ है। ठीक है, दोस्तों आर्टिकल 72 आपके राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होगी, आपके पार्डनिंग पावर होगी, वो मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, सजा को कम भी कर सकता है आपके, और जो मार्शल लॉ है उसको भी माफ कर सकता है। इसको बोलते हैं क्षमादान की पावर, आर्टिकल 72 के अंदर। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वो आर्टिकल नंबर 73 के अंदर। आर्टिकल 74 हमारे लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और यहाँ दोस्तों आपकी जो मिनिस्ट्री वाले जो आर्टिकल है, जो मंत्री परिषद वाला आर्टिकल है, मिनिस्ट्री का छोटा रूप होता है आपके कैबिनेट, है ना। जो मिनिस्ट्री में जो पावरफुल जो मिनिस्ट्री होते हैं, जो प्रमुख होते हैं विभागों के, उनको बोलते हैं कैबिनेट या फिर उनको बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? मिनिस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री का आकार भी हमने निर्धारित किया है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 15% तक हो सकता है। ठीक है, दूसरा ये आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में आपके राष्ट्रपति ने इसको सलाह ही मान लिया था ना, फिर इसमें बाद में लिखा गया आर्टिकल 74A में लिखा गया कि ये सलाह जो होगी आपकी वो बाध्यकारी होगी, मतलब राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की मिनिस्ट्री की बात माननी पड़ेगी, और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कुल मिला के बात ऐसी है कि लिखा हुआ तो नहीं है, पर आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की बात राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, अनिवार्य रूप से माननी पड़ेगी, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 दोस्तों आपके मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है आपके, वो आर्टिकल 75 में। दोस्तों इसी में दोस्तों आपके आर्टिकल 75(2) है। ठीक है, जो कि बोलता है कि जो मंत्री आपके व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। 75(3) में लिखा हुआ है कि मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होगा आपके? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आर्टिकल 75(2) और 3 में लिखी हुई है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 76, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम आपके सबसे बड़ा वकील भारत का जो होगा, भारत सरकार का जो वकील होने वाला है, उसका जिक्र आपके आर्टिकल 76 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 76 के अंदर है। और आप जानते हो कि MC सीतलवाड़ जी पहले भारत के महान्यायवादी थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 76 के अंदर। ठीक है, वही आर्टिकल 77 पूछूं आपसे, भारत सरकार के जो कार्य हैं उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। दोस्तों हर आपके डॉक्यूमेंट पे देखना साइन अंत में राष्ट्रपति के ही होते हैं ना, वो आर्टिकल 77 दोस्तों ना। आर्टिकल 78 पूछूं आपसे, राष्ट्रपति को जानकारी देना आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होने वाला है। राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री को होगा, ये आर्टिकल 78 में लिखा हुआ दोस्तों ना। आर्टिकल 79 पूछूं आपसे, पार्लियामेंट यहाँ पर शुरू होती है, संसद जो आपकी वो यहाँ पर शुरू होती है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 79 के अंदर आपके पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। पार्लियामेंट में देखो अंग इसके दो होते हैं ना, अंग इसके दो हैं, एक तो सॉरी इसमें सदन दो होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, दो हाउस होते हैं, पर अंग इसके 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात यहीं पर लिखी हुई है ना। तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा जो कि अपर हाउस होगा उसके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 81 में जो लोकसभा है उसके बारे में जिक्र आपके आर्टिकल 81 में किया गया। ठीक है, आर्टिकल 282 में आपके प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन जो है, री एडजस्टमेंट, आपके आर्टिकल 82 में आपके सीटों का री एडजस्टमेंट होगा, वो सारी बातें 82 में लिखी हुई है दोस्तों। आर्टिकल 83 में आपके सदनों की जो अवधि होगी, जैसे कि लोकसभा 5 साल के लिए होता है और आपातकाल में वो 1 साल के लिए बढ़ सकता है, राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए होता है, स्थायी सदन होता है, वो आर्टिकल 83 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 84 जो दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके बारे में जो क्वालिफिकेशन आपके MP की क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 84 में राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, वो सारी बातें आर्टिकल 84 में लिख रही है। ठीक है, आर्टिकल 85 बड़ा महत्वपूर्ण है, संसद सत्र जो होगा आपके, सेशन जो होगा उसकी शुरुआत करना, उसको समाप्त करना, ये सारे अधिकार किसके पास होंगे? राष्ट्रपति के पास होंगे। ठीक है, संसद सत्र को शुरुआत करना, स्टार्ट करना, सत्र अवसान करना, डिसोल्यूशन करना आपके, और विघटन करना जो है, ये सारे अधिकार किसके पास में होंगे? तो शुरुआत करना, अंत करना और विघटन कर देना, ये सारे अधिकार किसके पास में होंगे? राष्ट्रपति के पास में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्र शुरू कौन करेगा? राष्ट्रपति। समाप्त कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति। ठीक है, दोस्तों मान लो दोस्तों बीच में आपके स्थायी रूप, मान लो दोस्तों बीच में आपके रोकना हो, ठीक है,
मान लो उसको बीच में आपके स्थगित करना हो, ठीक है, पोस्टपोन्ड करना हो, स्थगित करना हो। सुनते हो ना आप कि संसद, कल ही आपने खबर सुनी होगी कि संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। ये पावर उस सदन के हेड के पास होगी। लोकसभा है तो स्पीकर के पास होगी, राज्यसभा है तो आपके चेयरपर्सन के पास होगी। लेकिन संसद सत्र को शुरू करना, अंत करना और उसको विघटित कर देना, समाप्त कर देना, ये पावर किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में, आर्टिकल 85 के अंदर। 86 सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति के पास अधिकार दोस्तों होता है। जब नई लोकसभा आती है तो राष्ट्रपति आपके अपना अभिभाषण देता है, ठीक है। और साल का जो शुरुआत जब होता है तो वहां पर भी राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। ये 2 टाइम आपके राष्ट्रपति का स्पीच होता है, ठीक है। ये आर्टिकल 86 के अंदर राष्ट्रपति उस समय सरकार की जो योजना है उनके बारे में बताता है। आर्टिकल 287 आपके राष्ट्रपति का विशेष अधिवेशन जो है, स्पेशल जो एड्रेस जो मैंने आपसे कहा, वो आर्टिकल नंबर 87 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैंने अभी आपसे कहा ना, वो आर्टिकल 87 के अंदर है ना। आर्टिकल 288 क्या बोलता है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार दोस्तों आपके आर्टिकल 88 के अंदर है। जैसे महान्यायवादी किसी भी हाउस में बोल सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है, पर वोटिंग में भाग नहीं लेगा। ऐसे अधिकार आपके आर्टिकल नंबर 88 में। मंत्री के क्या होंगे और महान्यायवादी क्या होंगे, आर्टिकल 88 में लिखा हुआ दोस्तों ना। इसके बाद संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, आर्टिकल 79 के अंदर सभापति, उपसभापति राज्यसभा के, उनके बारे में जिक्र दोस्तों। आर्टिकल 90 में राज्यसभा के जो आपके उपसभापति हैं उनका पद रिक्त हो गया, हटाएंगे कैसे उनको, इसका जिक्र वहां पर किया गया। आर्टिकल 291 में आपके सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना। देखो वहां पर आर्टिकल 63, 64 वहां पर उपराष्ट्रपति के रूप में था, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति के। माना कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं पर दोनों पोस्ट अलग अलग है ना, तो यहाँ पर राज्यसभा का सभापति हो गया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हो गया, तो उसके बारे में जिक्र यहाँ पर आर्टिकल 51 में दोस्तों ना। आर्टिकल 52 दोस्तों आपके वही सभापति और उपसभापति जो है उनके बारे में आपके संकल्प जैसे आएगा उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 93 दोस्तों ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उल्लेख कहाँ पर? आर्टिकल 93। स्पीकर का मतलब अंडरस्टूड है कि लोकसभा का होगा, ठीक है। चेयरपर्सन का मतलब आपकी अंडरस्टूड है कि आपकी राज्यसभा का होगा, ठीक है। वहाँ जो अध्यक्ष है उसका नाम चेयरपर्सन है, सभापति बोलते हैं, और वहाँ जो लोकसभा में जो आपके अध्यक्ष है उसका नाम स्पीकर होता है, ठीक है। जैसे भारत के वर्तमान स्पीकर कौन है आपके? ओम बिरला जी है ना। तो 93 के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात आपके 93 के अंदर, ठीक है सर। 94 आपके अगर वो पद रिक्त होता है, त्यागते हैं, हटाते हैं, उसके बारे में जिक्र आपके 94 में दोस्तों ना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना, मतलब वही जो बात पहले सभापति के बारे में लिखी हुई थी वही बात आपके 95 में यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। और अध्यक्ष और आपके उपाध्यक्ष के बारे में। 96 दोस्तों आपके वही कैसे हटाना है आपके, वो सारी बात आपके संकल्प जो है उसके बारे में बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। 97 दोस्तों आपके वेतन भत्ते क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का और लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का वेतन भत्ता क्या होगा आपके 97 के अंदर जिक्र किया, ठीक है। आर्टिकल 298 सेक्रेटरिएट ऑफ पार्लियामेंट, सचिवालय जो है संसद का, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 98 के अंदर है। माना कि ये आर्टिकल आपने कभी पढ़े नहीं होंगे पर मैं संविधान आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए आपका, इस क्लास का उद्देश्य इतना ही है कि संविधान के इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, बस आपको इतना। देखो अगर आर्टिकल पर आपकी पकड़ है ना तो पॉलिटी आपको समझना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। आपको यही नहीं पता कि सत्र का सत्रावसान और सत्र आहूत करना ये कहाँ पर लिखा हुआ है, समनिंग कहाँ पर है, प्रोपगेशन कहाँ पर, ये पता ही नहीं है आपको, तो उसके बारे में पढ़ना थोड़ा टफ होगा। लेकिन आपको इतना पता है कि सत्रावसान, सत्र आहूत करना ये आर्टिकल नंबर 85 के अंदर लिखा हुआ, संसद के अंदर राष्ट्रपति करता है। इतना पता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा ना, बस इसीलिए ये आर्टिकल्स आपको याद करने होते हैं। जितने कर सको उतनी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 99 सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान जो है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आपको कोई पेड कोर्स का इंतजार ना करना पड़े आर्टिकल्स पढ़ने के लिए। मैं आपको एक क्लास में कम से कम टाइम में पूरे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 99 जो मेंबर्स हैं उनका शपथ और प्रतिज्ञान जो है आपके ओथ के बारे में उल्लेख आपके आर्टिकल 99 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स, ठीक है। आर्टिकल 100 दोस्तों आपके महत्वपूर्ण है। सदनों में मतदान, रिक्तियों हेतु कुछ भी सदनों की कार्यपूर्ति। दोस्तों आपने सुना है कि साधारण बहुमत से कोई बिल पास हो गया है, तो जो साधारण बहुमत है ना, सिंपल मेजोरिटी, वो कहाँ पर लिख रही है? आर्टिकल 100 में, ठीक है। मतलब कि संसद के जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो लोग हैं उसका 50% +1 जो होता है आपकी, वो आर्टिकल नंबर 100 में लिखा हुआ है, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों सदस्यों की निहरताओं की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, कैसे उनको हटाएंगे ना, उसके बारे में बात जो यहाँ पर है। आर्टिकल 101 स्थानों का रिक्त होना हुआ, कौन कितने स्थान रिक्त है उसके बारे में जिक्र आपके। आर्टिकल 102 मेंबर्स जो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आपके वो। आर्टिकल 103 मेंबर्स की निरर्ताओं संबंधित प्रश्नों का आपकी जो है डिसीजन यहाँ पर दोस्तों होने वाला है। आर्टिकल 104 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहर्त न होने पर या निहर्तित किए जाने पर बैठने और मत देने की शक्ति जो है वो आपके आर्टिकल नंबर 104 में, या फिर दोस्तों संसद जो आपके एमपी है, सीधी बात बोलूं आपसे, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां जो है ये आर्टिकल नंबर 105 में लिखी हुई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल दोस्तों 105 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 105 यहाँ पर लिखा हुआ देखो, जो संसद के जो आपके एमपी है ना, संसद के जो एमपी है उनके जो विशेष अधिकार होते हैं आपके, वो आर्टिकल नंबर 105 के अंदर लिखा हुआ आपको। ये इस समय दोस्तों वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस समय दोस्तों आप जानते हो अभी दोस्तों जब राहुल गांधी दोस्तों आपके, अभी ये केस चल रहा है आपके, जब अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कुछ कह दिया, उसके बाद में कांग्रेस विरोध कर रहा है, उसमें धक्का मुक्की हो गई थी, और उसमें जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी उनके खिलाफ जो है आपके विशेष अधिकार हनन का मुद्दा उठाया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है। तो किसका हनन हुआ, विशेष अधिकार, किसके विशेष अधिकार, जो वो एमपी जो जिनको धक्का वक्का लगाए जैसा वो लोग कह रहे हैं, तो जो विशेष अधिकार का जो हनन हुआ आपके वो एमपीज का हुआ है। तो वो है कहां पर विशेष अधिकार, आर्टिकल 105 में देखो, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां, विशेष अधिकार जो है उसका जिक्र आपके आर्टिकल 105 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का विशेष अधिकार कहां पर है, आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 106 पूछूं आपसे, सदस्यों के वेतन और भत्ते का जिक्र आपके आर्टिकल नंबर 106 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 107 बात करें तो देखिएगा, विधायी प्रक्रिया की बात करूं आपसे तो आर्टिकल 107 जो है इसमें विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित करने के बारे में आर्टिकल 107 के अंदर उल्लेखित है ना। आर्टिकल 108 बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, इसका जिक्र कहां पर है, आर्टिकल नंबर 108 में। ज्वाइंट सिटिंग जो होती है इसका जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 108 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्वाइंट सिटिंग का जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 108 में, नोट कीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 109 देखो, हम लोग क्या करते हैं, अगर आपसे सवाल पूछता है ना कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर है, हम 110 को ठोक कर आते हैं ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप सवाल पूछे कि भाई धन विधेयक की परिभाषा कहां पर है, तो आर्टिकल 110 के अंदर, ठीक है। लेकिन सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे बेटा कि धन विधेयक जो है इसकी विशेष प्रक्रिया जो है इसका उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 109 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विधेयकों पर जो अनुमति है, मतलब कि असेंट ऑन बिल, राष्ट्रपति विधेयक को पास करता है, या राष्ट्रपति विधेयक को पॉकेट वीटो करता है, या राष्ट्रपति विधेयक को क्या बोलते हैं रिकंसिडरेशन के लिए डालता है आपके, वो सारी बातें कहां पर है, आर्टिकल 111 के अंदर है। राष्ट्रपति विधेयक के ऊपर जो भी अपना अनुमति देता है या जो भी कुछ देता है आपको, वो यहाँ पर उसका उल्लेख है, ठीक है, आर्टिकल 111 के अंदर है ना। चलिए, वित्तीय विषय के संबंध में आर्टिकल आर्टिकल 112 आप सभी जानते हो कि वार्षिक जो वित्त, हाँ, संयुक्त जो आपके जॉइंट सिटिंग जो होती है उसको बुलाने वाला कौन होता है आपके, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, ठीक बात है। चलिए, आर्टिकल 112 पूछूं आपसे तो आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बजट सो शब्द है ना, वो हमारे संविधान में नहीं है बेटा कहीं पर भी, है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसके स्थान पर हमारे संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है आपके, वो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 113 पूछूं आपसे, संसद में प्राक्कलन जो है उनके संबंध में दोस्तों अभिक्रिया। देखो, प्राक्कलन को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो आपके, वो बोलते हो एस्टीमेट, ठीक है। जो भी एस्टीमेट होते हैं आपके, एक एस्टीमेट कमेटी आपने सुनी होगी, प्राक्कलन समिति जो होती है वो सुना होगा आपने। तो आर्टिकल नंबर 113 के अंदर प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। आर्टिकल 114 बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और वो है विनियोग विधेयक, कौन सा है, एप्रोप्रिएशन बिल दोस्तों ना। एक दोस्तों हमारी संचित निधि होती है, आपने नाम सुना होगा, अगर हमें उसमें से कोई भी रुपया निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा ना। रिकॉर्ड क्लास सर, थप्पड़ मारूंगा फेंक के कमेंट बॉक्स में, ऐसा थप्पड़ फेंक के मारूंगा, सीधा यहाँ पड़ेगा तपाक देसी नहीं, ठीक है।
चुपचाप मेरी बात को सुन लेना। तो विनियोग विधेयक क्या होता है, अगर संसद को, अगर सरकार को कोई 1 रुपया भी निकालना होता है तो कहाँ से पैसा निकालना पड़ेगा, तो पहले विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मनी बिल होता है, कैसा होता है, ये एक मनी बिल होता है, ये आपको छापना है, ये एक धन विधेयक होता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 115, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, जो ग्रांट है ना, इस ग्रांट का जिक्र कहां पर किया गया, आर्टिकल 115 में आपके जो ग्रांट है, आपके अनुदान जो है, इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। अगला आर्टिकल 116 आपके लेखानुदान, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वोट ऑन अकाउंट दोस्तों ना, वोट ऑन अकाउंट जो आपके जो लेखानुदान सबके, मतलब बजट में जितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं वो देते हैं ना आपके, जो वो होता है वोट ऑफ अनुदान, वोट ऑफ अकाउंट होता है ना। तो लेखानुदान जो होता है इसका उल्लेख कहाँ पर, ये सवाल खूब पूछता है कि लेखानुदान जो है इसका उल्लेख कहाँ पर है तो वोट ऑन अकाउंट का उल्लेख आपके आर्टिकल नंबर 116 के अंदर, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 117 पूछूं आपसे, वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध आपके फाइनेंस आपकी जो बिल है इसके बारे में विशेष उपबंध कहां पर है, आर्टिकल 117 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 118 पूछूं आपसे, ये आपके प्रक्रिया के नियम है, ये याद नहीं करना आपको। आर्टिकल 119 जो है संसद में वित्तीय कार्य संबंधी जो प्रक्रिया है इसका विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा, ये आपके रेगुलेशन बाय लॉ होने वाला है, ये यहाँ पर आर्टिकल 119 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 120 पूछूं आपसे, संसद में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, इसका जिक्र कहां पर है, पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज होगी आपकी उसका जिक्र कहां पर है, आर्टिकल 120 के अंदर, ठीक है। चलिए आर्टिकल 121 पूछूं आपसे, संसद में चर्चा पर जो निर्बंधन आपके, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगी होती है आपके चर्चा करते समय, डिस्कशन में कौन कौन सी बातें नहीं होंगी, ये आपके आर्टिकल 121 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 122 पूछूं आपसे, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न करना, दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके, दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका जो न्यायालय है वो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यायालय उसकी जांच नहीं कर सकता है, ये आप नोट कीजिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि संसद की जो कार्रवाई होगी उसकी जांच न्यायालय नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 122 में लिखा हुआ है दोस्तों ना। आर्टिकल 123 जो अध्यादेश होता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है ऑर्डिनेंस पारित करने की, अगर मान लो संसद सत्र के अंदर नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति किसी बिल को बनाने के लिए क्या करता है, आपके एक ऑर्डिनेंस पारित करता है। ऑर्डिनेंस दोस्तों आपके एक अस्थायी बिल की तरह काम करता है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनेंस होता है ना वो आर्टिकल नंबर 123 के अंदर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए, किसके बारे में, राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के बारे में जो है वो आर्टिकल नंबर 123 आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 124, यहां से आपके सुप्रीम कोर्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और फॉर्मेशन जो आपके वो आर्टिकल नंबर 124 के अंदर, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट है आर्टिकल नंबर 124A, ये जोड़ा गया दोस्तों ना, ये जोड़ा गया था आपके, ठीक है। और इसके द्वारा एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन जो है इसकी स्थापना होती है, 99वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक संशोधन को आपके असंवैधानिक करार दे दिया, मतलब कि इसको समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 124A का आया था, आपको ध्यान रखना है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आर्टिकल ये 99वां संविधान संशोधन था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशन करार दे दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 124 ख पूछूं आपसे, आयोग के जो फंक्शन से कार्य है उसके बारे में दोस्तों उल्लेख आपके, विधि बनाने की संसद के पास जो पावर है आपके वो उसका उल्लेख आपके, न्यायाधीशों के वेतन कहां पर है, आर्टिकल नंबर 125 के अंदर, ठीक है। तो अगला आर्टिकल नंबर 126 पूछूं आपसे, एक्टिंग चीफ जस्टिस है ना, ये सवाल पूछता है कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति है इसके अपॉइंटमेंट के बारे में जिक्र कहां पर, आर्टिकल नंबर 126 के अंदर है, कार्यकारी जो आपके मुख्य न्यायमूर्ति है इसके बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके आर्टिकल 127 पूछूं आपसे, यहां पर जो एडहोक जज जो होते हैं आपके, सो एडहोक जज आपके जो होते हैं आपके अस्थायी जो जज होते हैं आपके, इनको बोलते हैं एडहोक जज, ठीक है। दोस्तों मान लो हाई कोर्ट का कोई जज है
और सुप्रीम कोर्ट में इस समय आपके दोस्तों मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस समय जज की आवश्यकता है, पर जज है नहीं उनके पास, तो वो हाई कोर्ट से जज जो है उसको कहाँ पर लेकर आते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट लाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडॉक जज, है ना। जैसे ही आपकी जरूरत पूरी होगी तो उसको वापस वहीं पर ले जाएंगे, ठीक है, चलिएगा ना। तो एडॉक जज जो है इसका अपॉइंटमेंट के बारे में आपके आर्टिकल नंबर 127 है। सर बिना पढ़े टॉप कैसे करें, एक ही तरीका है, बाके बिहारी लाल जी का नाम ले, हो सकता है वो तुझे पास करवा दे, ठीक है, बाकी और तरीका नहीं है ना। चलिए आर्टिकल नंबर 128 दोस्तों ना, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों आपके, अगर मान लो हाई कोर्ट में जज नहीं है दोस्तों आपके, तो जो रिटायर्ड जज हो चुके हैं उनको लेकर आएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 128 में इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 129 पूछूं आपसे, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, इसको बोलते हैं द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो देगा आपके, वो डिसीजन भारत के हाई कोर्ट में, भारत के सेशन कोर्ट में भविष्य में उपयोग होने वाला है, मतलब वो डिसीजन आपके रिकॉर्ड होगा, ये आर्टिकल नंबर 129 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 130 पूछूं आपसे, उच्चतम न्यायालय का जो स्थान आपके सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपके आर्टिकल नंबर 130 के अंदर ना, आर्टिकल 131 दोस्तों आपके, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके, ओरिजिनल जुडिडिक्शन आपके, मतलब दोस्तों ऐसे केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो कहां पर है, वो आपके आर्टिकल नंबर 131 में, ठीक है। ऐसा केस जो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो आर्टिकल नंबर 131 में है। जैसे दोस्तों आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो उसकी सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल क्या हो चुकी है, जुरिडिक्शन दोस्तों हो चुकी है ना। दो राज्यों के मध्य विवाद अगर होता है किसी चीज को लेकर के तो वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है, ध्यान रखना है ना, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 131 दोस्तों ना। 131 दोस्तों वे आपके केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पर। 132 पूछूं आपसे, कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता मतलब हाई कोर्ट से मामला कहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, वो आर्टिकल नंबर 132 है दोस्तों ना। इसके बाद आपके 133 पूछूं आपसे, उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता जो है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ठीक है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में कब अपील कर सकते हो उसके बारे में जिक्र यहाँ पर सुना। 134 पूछूं आपसे, दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कब कब कर सकते हो, ये आर्टिकल 134, आर्टिकल 133, आर्टिकल 132 आपके, और ये वो केस है आपके जहां पर केवल और केवल आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाओगे, उसके बारे में यहां पर जो है वो जिक्र किया गया है दोस्तों ना। आगे चलिए 134 आपके 134 के उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए उसका जिक्र यहां पर दोस्तों ना। 135 दोस्तों आपके 135 आपके फेडरल न्यायालय की जो अधिकारिता उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 136, ठीक है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष दोस्तों आपके इजाजत जो होती है आपके, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये कहां पर है, आर्टिकल नंबर 136। मतलब दोस्तों कोई भी केस दोस्तों किसी भी कोर्ट में हो भारत में, सुनना सुनना, भारत में कोई भी केस किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, देखो मुझे सारे पढ़ाने पड़ रहे हैं पर जो जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। भारत में कोई भी केस किसी भी कोर्ट में क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अपने पास मंगा सकती है, इसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 136 आपके, ये इनके पास है, ठीक है। विशेष आपकी जो अपील है आपकी स्पेशल लीव टू अपील जो है, ये आर्टिकल नंबर 136 आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। निर्णय या आदेश का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट को भविष्य में लगता है कि डिसीजन जो है गलत था आपके, तो वो रिव्यू कर सकती है अपने डिसीजन का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अपने डिसीजन का रिव्यू करने की पावर कहां पर है, आर्टिकल नंबर 137 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके आर्टिकल 138, उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता दोस्तों आपके उसमें वृद्धि कर सकते हैं, अगर कौन करेगा आपके, ये पावर पार्लियामेंट के पास में, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता उसमें वृद्धि कर सकती है, पर पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के हाथ दोस्तों ना। आर्टिकल 139,
कुछ रिट निकालने की शक्तियां दोस्तों आपके उच्चतम न्यायालय को प्रदान करने के बारे में जिक्र जो है वो आर्टिकल 139 में, पर ये करेगा कौन, आपके पावर कौन देगा, पार्लियामेंट पावर देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके 131 दोस्तों ए भी आ गया। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक दोस्तों आपके एंसिलरी आपके पावर जो है, जो आपके अवशिष्ट पावर जो होती है उसके बारे में आपके आर्टिकल नंबर 140 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके 141 पूछूं आपसे, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर दोस्तों आपके आबद्ध, सुन लो, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो देगा आपके वो डिसीजन भारत के सभी कोर्ट पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया आपके वो डिसीजन भारत के हर कोर्ट पर लागू होने वाला है। ये बात कहां पर लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर, जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं सुनो मेरी बात को, वो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 141 दोस्तों ना। आर्टिकल नंबर 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण दोस्तों आदि के बारे में आदेश। वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके सब जगह लागू होने वाला है, उसी की बात की गई है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना। आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की पावर है। महत्वपूर्ण दोस्तों आर्टिकल है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कोई भी संविधान का प्रश्न उत्पन्न हो चुका है, कोई ऐसा प्रश्न आ चुका है जो कि संविधान संकट में ला सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे नहीं दे ये उसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा उसको हाई कोर्ट उसको राष्ट्रपति माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, ठीक है। पर सलाहकारी जो शक्ति होती है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के पास में वो एडवाइस ले सकता है, वो आपके आर्टिकल नंबर 143 के अंदर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, वो आर्टिकल 144 में, ठीक है सर। वही 144 ए भी लिखा हुआ है, ठीक है। 145 पूछूं आपसे, न्यायालय के नियम के बारे में, रूल्स ऑफ कोर्ट के बारे में 145 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 146 पूछूं आपसे, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों पर आपकी जो व्यय होता है उसके बारे में जिक्र, एक्सपेंशन के बारे में जिक्र यहाँ पर, ठीक है सो। आर्टिकल 147 आपसे इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, जो उसकी बातें होती है उसकी व्याख्या करना जो होता है वो आपके 147 के अंदर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे नहीं दे ये उसकी मर्जी है। हाई कोर्ट जो सलाह है उसको माने, राष्ट्रपति सलाह को माने नहीं माने वो उसकी मर्जी है, ठीक है। अध्याय दोस्तों 5 देखिएगा, मतलब कि जो हमारा भाग 5 है उसका अंतिम वाला पार्ट है भारत का नियंत्रक महालेखक, जिसको आप केवल आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ते हो ना, वो 148 से 151 के बीच में। देखो भारत का नियंत्रक महालेखा आर्टिकल नंबर 148 के, आर्टिकल 149 ये सवाल खूब पूछता है। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ये सवाल पूछेगा कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहां पर है? ये नहीं पूछता है, ठीक है। वो पूछता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्ति कहां पर है, आर्टिकल नंबर 149 में। या वो सवाल पूछता है आपसे कि संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप कहां, फॉर्म कहां पर है, आर्टिकल नंबर 150 के अंदर। और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछता है, रिपोर्ट जो है वो आर्टिकल नंबर 151 दोस्तों आपके, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, आपको छापना है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बिहाफ में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर रखी जाती है, ठीक है।